Very good morning, my dear students. So, students, as we are studying chapter 3rd, Nazism and the Rise of Hitler. And in our previous lecture, we have discussed the topic ordinary people and the crime against humanity. Students, today we are going to discuss last topic of this chapter, that is knowledge about the Holocaust. ठीक है बच्चे, होलोकॉस्ट का मतलब होता है प्रलय। यानी कि जर्मनी में जो भी प्रलय आया उस टाइम पे जो भी प्रलय हुआ उसका नॉलेज हम तक कैसे पहुंचा ये हम जानेंगे आज। ठीक है, हाँ, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम तक पहुंच गया, ठीक है, हिस्ट्री में आया, बट कैसे? तो बच्चों, जर्मनी में जो भी हुआ था इसके कुछ रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, तब जाके हम तक पहुंचा है। ये सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं ताकि आने वाली जनरेशन ये जान सके जर्मनी में उस टाइम पे क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो उस दौरान क्या हुआ था। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ regime का मतलब होता है बच्चों शासन। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैड हैपन। देखो बच्चों, वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस दौरान जर्मनी में वॉर की शैडो में ही हिटलर ने ये सब स्टार्ट किया, नाजिस ने ये सब स्टार्ट किया। अब ऑब्वियस है, जब वॉर चल रही थी तो सभी वॉर में इन्वॉल्व थे, सबका ध्यान वहाँ पे था। और जर्मनी जो थी वो इतनी आसानी से अपने अंदर की इंफॉर्मेशन, यानी कि वो अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं, वो क्या बुरे काम कर रहे थे, उन्हें बाहर नहीं लाना चाहते थे और उन्होंने लाने भी नहीं दिया। लेकिन जो ज्यूस थे वो चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ हुए हैं, जो अन्याय हुए हैं एंड जो सफरिंग्स उन्होंने, जो भी अत्याचार ज्यूस ने सहे हैं वो सब पूरा विश्व याद रखे, ऐसा ज्यूस चाहते थे। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन ज्यूस के बारे में, इनके साथ जो भी एट्रोसिटीज़ हुए, जो भी सफरिंग्स इन्होंने एंड्योर की, ये सारी इन सब की इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बाहर आई। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद क्यों बाहर आई? क्योंकि देखो, जैसे आज की बात अगर हम करें तो इंटरनेट है, तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है, तो अगर कुछ भी होता है तो विद इन मिनट्स जो है इंफॉर्मेशन कहीं से कहीं पहुंच जाती है। लेकिन उस टाइम पे इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, इसीलिए हिटलर जो भी उनके साथ कर रहे थे, जी उसके साथ अपनी कंट्री के अंदर जो भी कर रहे थे उसे बाहर नहीं आने दे रहे थे। और इसीलिए जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुआ उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आई कि जर्मनी में क्या हुआ वर्ल्ड वार सेकेंड के शैडो में। लेकिन जो ज्यूस थे वो चाहते थे कि ये सब जो है पूरी दुनिया जाने। ठीक है, एट इट्स हाइट ए गेटो इनहेबिटेंट had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour। यानी कि अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे बच्चों कि गेटो में रह रहे एक जिस के मेंबर ने, वो चाहते थे कि ये जो वर्ल्ड वार चल रही है इसके ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट मुझे आधा घंटा मिल जाए, ज़्यादा नहीं, मैं आधे घंटे तक भी अगर ज़िंदा रह जाता हूँ तो मैं पूरी दुनिया को बता दूँगा कि हमने कितनी एट्रोसिटीज़ सही हैं। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है बच्चों अत्याचार, हमने कितने अत्याचार सही हैं, हमने कितनी सफरिंग्स, हमने कितनी पीड़ा सही है, हमारे साथ इन्होंने क्या क्या किया है, मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ज्यूस थे भले ही वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाए अपने लिए, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, लेकिन उनके अंदर ये एक विल पावर थी कि वो बताना चाहते थे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, नाजिस ने हमारे साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं। Presumably he mean that he wanted to be able to tell the world about what happened in Nazi Germany. This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives। यानी कि जो लोग जिन ज्यूस को गैटोस में रखा गया था उनके अंदर एक इनडोमिटेबल स्पिरिट देखने को मिल रही थी कि वो
इतना डेस्परेटली पूरे विश्व को बताना चाहते थे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। उन्होंने उसके लिए बहुत हर संभव प्रयास किया। उन्होंने डायरीज लिखी, नोटबुक्स लिखी, डॉक्यूमेंट्स बनाए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिकॉर्ड्स रखे कि हाँ हमारे साथ जो जो भी हुआ है सब लिखा, सो दैट किसी ना किसी तरीके से पूरी दुनिया को पता चल जाए कि जर्मनी में, नाजी जर्मनी में क्या हुआ है ज्यूस के साथ और बाकी अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स के साथ। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉर सीम लॉस्ट, और दूसरी तरफ क्या हुआ जब वॉर जर्मनी नाजी जर्मनी वॉर हार जाती है, तो नाजी लीडरशिप्स डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल। तो फिर उसके बाद जो नाजी लीडरशिप थे, जो नाजिस के लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, पेट्रोल फेंकवा दिया जैसे मतलब पूरे गैटोस वगैरह में, सारी जहाँ पर भी उन्होंने ज्यूस को रखा था, और सारे जो भी ज्यूस ने जैसे नोटबुक्स लिखी थी, डायरीज लिखी थी, उन सभी एविडेंस को ख़त्म करने की कोशिश करेगी वो भी, और भी जो भी एविडेंस थे जिससे ये प्रूफ होता था कि नाजिस ने जो इनके साथ बुरा किया है, ज्यूस के साथ, अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स के साथ अत्याचार किए हैं, वो सारे एविडेंस मिटाने की कोशिश करी और बहुत से एविडेंस उन्होंने मिटा भी दिए। Yet the history and the memory of the Holocaust live on in memories, fiction, documentaries, poetry, memorials, and museums in many parts of the world today. भले ही नाजिस लीडर ने पूरी कोशिश करी उन सारे एविडेंस को मिटाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ बहुत से एविडेंस रह गए थे जिसकी वजह से आज हमें सब पता है कि कैसे जो है ये इंफॉर्मेशन हमें सारी मिल गई कि क्या 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 जर्मनी में, नाजी जर्मनी में हुआ था ज्यूस के साथ और बाकी अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स के साथ। बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे जो है 2 पिक्चर्स दी गई हैं आपकी बुक में। ये जो है ये एक बोट की पिक्चर है। डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूस फ्रॉम जर्मनी, दिस इज़ वन ऑफ द बोट्स यूज फॉर द पर्पस। जो डेनमार्क के ज्यूस थे उन्होंने जर्मनी को ज्यूस थे उन्होंने जर्मनी से अपने ज्यूस को सीक्रेटली बचाया था इस बोट की मदद से, यानी कि अपने ज्यूस को उन्होंने इस बोट के थ्रू जो है ले गए थे जर्मनी से बचा के। नेक्स्ट आपको पिक्चर दी गई है यहाँ पे, ये देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर, ठीक है। ये inhabitants of the Warsaw Ghetto collected documents and placed them in 3 milk can along with their अदर कंटेनर। जो वॉर्सा गेटो के इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि जो वहाँ पे एजेस थे, उन्होंने क्या किया था, डॉक्यूमेंट्स यानी कि वो रिकॉर्ड्स जिसके द्वारा जिस पे उन्होंने लिखा रखा था कि उनके साथ जो जो भी एट्रोसिटीज़ हुई हैं, जो भी सफरिंग्स उन्होंने सही हैं या जो भी हुआ उनके साथ, वो सारा लिख रखा था। उन्होंने कहाँ पर किस में डाल दिया, 3 मिल्क कैंस के अंदर। As destruction seemed imminent, these containers were buried in cellars of building। अब लेकिन जो है बेशक उसमें डाला था, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत हुई, तो इसीलिए ये जो मिल्क कैन थे, ये कंटेनर्स थे, वो ब्यूरिड हो गए थे, दब गए थे बिल्डिंग्स के नीचे इन 1943 में। और ये कैन जो है कब मिले थे, 1950 में, ठीक है। These are a tribute to those who resisted, an embarrassing reminder to those who collaborate, and a warning to those who watched in silence। बच्चों अगर हम सम अप करें तो हमें क्या पता चलता है कि इस पूरी चैप्टर से, कि ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे रेसिस्ट किया, जिन्होंने ये सारी एट्रोसिटीज़ जो हैं बर्दाश्त करी, और ये एम्बैरसिंग रिमाइंडर है उनके लिए जिन्होंने ये सब कोलैबोरेट किया, ठीक है। और वार्निंग है उनके लिए जिन लोगों ने ये सब साइलेंटली देखते रहे और कुछ किया नहीं इसके खिलाफ, ठीक है। बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ हमने इस चैप्टर में किया क्या गया। सबसे पहले बच्चों ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था एक बैकग्राउंड से, जिसमें हमने हेलमत की स्टोरी जानी थी। हेलमत की किस तरह से उसने अपने पेरेंट्स की डिस्कशन सुनी, और उसके बाद जो है उसके फादर ने किस तरह से जो है उसके मदर से बात कर रहे थे कि हमें सुसाइड करनी होगी,
तो उसके बाद उसके फादर ने सुसाइड कर भी ली थी और ये सब देखकर हेलमट जो है सदमे में आ गया था और 9 ईयर्स तक उसने अपने घर में खाना भी नहीं खाया था। फिर हमने डिस्कस किया था बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक की, किस तरह से वाइमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ जर्मनी में, जिसमें हमने देखा था कि जर्मनी के लोगों ने वाइमर रिपब्लिक को बिल्कुल अपोज़ किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो वर्साइल ट्रीटी साइन की है वो वाइमर रिपब्लिक ने वो बहुत ही एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी और उनकी वजह से जर्मनी के लोगों को बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ा। देन हमने डिस्कस किया था द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वार, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब जर्मनी हार गई उसके बाद जो है क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिले जर्मनी पे। फिर हमने देखा था पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी में किस तरह से आए। देन हमने डिस्कस किया द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन की, किस तरह से जब यूएसए की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गई थी, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो कि बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो कि यूएसए में लोकेटेड है। और उसके बाद जो है वो कैसे जर्मनी तो पहले से ही डूबी हुई थी, लेकिन जो यूएसए है उसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी थी। देन हमने डिस्कस किया था हिटलर्स राइज टू पावर, कि किस तरह से जो हिटलर थे वो पावर में आए और फिर पावर में आने के बाद उन्होंने कैसे लोगों को अपने कंट्रोल में किया, अपने सपोर्ट में लाया। फिर हमने देखा कि हिटलर ने डेमोक्रेसी, जर्मनी की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट कर दिया और वहाँ पे डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी थी। देन हमने डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट किया, क्योंकि जर्मनी की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन थी वो दोनों ही बहुत ख़राब थी और हिटलर ने उन्हें रिकन्स्ट्रक्ट किया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था द नाज़ी वर्ल्ड व्यू। हिटलर ने जो है एक पार्टी को टुक ओवर कर लिया था, जर्मन वर्कर्स पार्टी को, और फिर उसे रीनेम किया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, जो नाज़ी पार्टी के नाम से जानी गई थी पूरी जर्मनी में। तो नाज़ी वर्ल्ड व्यू में हमने डिस्कस किया था कि नाज़ीज़ का वर्ल्ड को देखने का क्या तरीका था, यानी कि उनकी क्या क्या आइडियोलॉजी थी, वो किस तरह से जो है चाहते थे कि लोगों को क्या किस तरह से रखना है अपनी सोसाइटी में। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने दो नेचुरल साइंटिस्ट की थ्योरीज के बेस पे उनकी आइडियोलॉजी बेसिस थी, और साथ ही साथ जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी वो लेबनश्रम यानी कि लिविंग स्पेस पे बेस्ड थी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, की किस तरह से नाज़िस ने रेशियल स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई। फिर रेशियल यूटोपिया के बारे में डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया स्टेप्स टू डेथ, जिसमें हमने देखा था कि 3 स्टेजेस में ज्यूज़ की या जो भी अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स थी उनके 3 स्टेजेस में जो है डेथ प्लान करी गई थी नाज़िस द्वारा, जिसमें फर्स्ट स्टेज थी एक्सक्लूजन, जिसमें और इसके अकॉर्डिंग जो है नाजी जो ज्यूज़ थे नाजिस्ट ने सबसे पहले उन्हें सोशली एक्सक्लूड करना स्टार्ट किया। सेकंड स्टेज थी गेटोइजेशन में ज्यूज़ को नाजिस्ट ने गेटोस में रखना स्टार्ट किया। और थर्ड स्टेज थी एनहाइलेशन, जिसमें उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था यूथ इन नाज़ी जर्मनी, यानी कि नाज़ी जर्मनी में यूथ को किस तरह से कंट्रोल किया था हिटलर ने, इसके बारे में जाना था। जिसमें हमने देखा था हिटलर ने स्कूल जो बच्चे थे उनके लिए अलग रूल्स बनाए थे, फिर जो अडल्ट थे उनके लिए अलग रूल्स बनाए थे, और फिर जो मदरहुड था उनके लिए जो है अलग रूल्स थे। और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था द नाज़ी कल्ट ऑफ मदरहुड के में, कि जो मदर्स हैं उन्हें प्योर ब्लडेड चिल्ड्रन करने का हक दिया गया था, और जो प्योर ब्लडेड यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बच्चों को बर्थ नहीं देती थी उन्हें पुनिशमेंट दी जाती थी बहुत ही बुरे तरीके से। देन हमने द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिसमें हमने देखा कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे यानी कि जो कॉमन पीपल थे उनमें से कुछ लोग नाजिस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोवर्स थे, कुछ जो है उनके अगेंस्ट थे, और साथ ही साथ हमने देखा था कि ज्यूज़ की तो एक अलग ही कहानी थी। एंड एट लास्ट हमने डिस्कस किया जिस नॉलेज अबाउट द
होलोकॉस्ट, ठीक है, जो प्रलय जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वार की शैडो में हुआ, उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।